हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत फिजिक्स में। मैंने आपको लेसन 1 पूरा कवर करवा दिया, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसमें आपको जो जो मैंने बताया उतना पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको मानव नृत्य वाला चैप्टर, ठीक है, जो लेसन 10 है, और 11 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तीनों चैप्टर मैं आपको इसमें कवर करवाने वाली हूँ। और जितना मैं आपको बताऊँ उतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन आपका मैच होगा हिंदी में, आपने देख ही लिया। ऐसे आपका साइंस का पेपर बहुत अच्छा होगा। मैथ के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए, मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिया, तो वो देख लीजिएगा जिन बच्चों का कल मैथ का एग्जाम है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का जो 20 मार्क्स के आते हैं, उसके लिए आपको 3 वीडियो मिलेंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। वो आपको कल तक मिल जाएंगी। ठीक है, वो आपको देख लेना है। और एक सेपरेट वीडियो मैं आपको न्यूमेरिकल का करवाऊंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल का मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, एक वीडियो और करवाऊंगी, उसमें सारा मिक्स होगा, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आप कैसे करेंगे। मानव को प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? उसके नेत्र हैं, जिसके द्वारा वह पास तथा दूर की सभी वस्तुओं को देखता है। बस इसकी संरचना आपको कर लेनी है। पहली हेडिंग है दृढ़ पटल। ठीक है, ये नेत्र के गोले की ऊपरी सतह पर एक दृढ़ और अपारदर्शक परत के रूप में होता है। ये नेत्र की बाहरी चोट से रक्षा करता है। ठीक है, बाहरी चोट से कौन रक्षा करता है? दृढ़ पटल। ठीक है, सेकंड है कॉर्निया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है एमसीक्यू में। ये एमसीक्यू में आता है, आँख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है? ऑप्शन दे देगा, पुतली, कॉर्निया। तो आपको ध्यान रखना है, कॉर्निया ये दान किया जाता है। ठीक है, ये दृढ़ पटल के सामने का कुछ उभरा हुआ पारदर्शक भाग होता है। ठीक है, इसको दृढ़ पटल के ऊपरी तथा निचले भागों को जोड़ने वाली पारदर्शक परत भी कहते हैं। ये सेपरेट भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, एक नज़र आपको देख लेना है। चॉइस में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयरस क्या होता है? ये कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक काला पर्दा होता है। पुतली, आयरस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे नेत्र की पुतली कहते हैं, जिसे नेत्र की पुतली कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। पुतली की विशेषता यह है कि मांसपेशियों की सहायता से अधिक प्रकाश में स्वतः ही छोटी और अंधेरे में स्वतः ही बड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा, जब आप अंधेरे में जाते हैं तो पुतली स्वतः ही क्या बड़ी हो जाती है, फैलती है। ठीक है, और जब आप प्रकाश में जाएंगे तो ये स्वतः ही छोटी हो जाती है। ठीक है, जिससे कि नेत्र में आवश्यक प्रकाश ही जा सके, तो ये पुतली की विशेषता होती है। फिर आप लिख देंगे नेत्र लेंस। ये आइरिस के बीच एक मोटा उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह लेंस मुलायम और पारदर्शक पदार्थ का बना होता है। यही लेंस वस्तु का उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसकी संरचना होगी, और आपको नेत्र वाला डायग्राम बना देना, अगर लॉन्ग में आता है तो। ठीक है, शॉर्ट में आए तो आप कर लीजिएगा। ये सेपरेट भी अपलोड है, उसमें मैंने करवा रखा है, तो वहाँ देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे 1 शॉर्ट रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, तो वो क्या कहलाती है? संवजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, कुछ भी नहीं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। ठीक है, तो वो कहलाती है संवजन क्षमता। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मैं आपको जब एमसीक्यू करवाऊंगी अलग से, एक ही वीडियो में सारे चैप्टर कवर होंगे। ठीक है, फिजिक्स के, फिर एक आपको मिलेगा केमिस्ट्री का, फिर एक बायो का। ये क्वेश्चन पूछा, इसमें से क्वेश्चन आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है दूर बिंदु कहाँ बनता है? तो दूर बिंदु कहाँ बनता है? अनंत पर। एक क्वेश्चन आपको यह ध्यान रखना है, दूर बिंदु अनंत पर बनता है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जब नेत्र द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे पहले या पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना पे अगर बनेगा तो उससे कोई भी दोष नहीं है, लेकिन रेटिना से अगर पहले बन जाता है, या फिर उसके पीछे बनता है, या उसके बाद में बनता है, तो नेत्र के इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसमें से निकट और दूर बहुत पूछे आते हैं, अभी आपको करवा देती हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है एग्जाम में किस टाइप से पूछा गया। अगर 2 नंबर पे पूछा कि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये लिख देंगे। या फिर पूरा क्वेश्चन पूछा आता है कि दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस आप यूज करेंगे, इसके कारण क्या है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। अगर ऐसे बोलेगा तो आपको डायग्राम भी बनाना है, मैं आपको डायग्राम अभी बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है वैसे आपको लिखना है। शॉर्ट में पूछ रहा है या लॉन्ग में पूछ रहा है, तो लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस दोष में क्या होता है, देखो नाम में है ना दूर,
तो दूर का मतलब ये नहीं कि दूर की वस्तुओं से दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, इसका उल्टा आपको याद करना है। दूर नाम है पर तो इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। नाम का उल्टा आपको लिखना है। दूर दृष्टि लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूर की दिखाई नहीं देती है, दूर की तो दिखाई देती है, बस पास की दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, तो आप ट्रिक से याद रखना। दूर, दूर का मतलब बहुत दूर बनेगा, दूर का मतलब बहुत पीछे बनेगा, रेटिना से पीछे बनेगा। तो आप ध्यान रहेगा ना कि पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेता कि किस दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, तो आप दूर से ध्यान रखना, दूर का मतलब बहुत पीछे बनेगा, ठीक है। अभी आपको इसका डायग्राम भी बताती हूँ, ठीक है। पेपर में ध्यान रखना, अगर कारण पूछेगा तो आपको कारण लिखना है। लॉन्ग में अगर पूरा दे देता है कारण लिखो, ठीक है, लेंस बताओ कौन सा इसको दूर करने के लिए लगाते हैं, और इसके कारण के साथ किरण आरेख भी बनवा लेता है, अभी आपको दिखाऊंगी। तो आप एक याद कर लो, एक उसका जस्ट उल्टा आपको दूसरे में कर देना है। अगर आपने दूर याद कर लिया तो उसका जस्ट अपोजिट निकट में कर दो, अगर आपको निकट याद है तो उसका जस्ट उल्टा दूर में कर दो, ठीक है, ये ट्रिक है। तो इसमें क्या होती है, तो इसके कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, एक तो रीजन ये है, इसलिए प्रतिबिंब पीछे बनता है रेटिना से। दूसरा रीजन क्या है, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, ठीक है, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, एक रीजन ये है, ठीक है। तो आप नॉर्मल लिख देना, गोले का व्यास जो होता है उसका कम हो जाना, ठीक है, और नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, ये कारण हो गया इसके। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रही हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं देखते, पूरा लिखने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप 2 पेज भर दो तब भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि मैंने पूरा पेज भर दिया आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि किस टाइप से पूछा गया। अगर वो पूछता है लॉन्ग में किरण आरेख बताइए, तब आपको ये डायग्राम बनाना है। अगर नहीं पूछता है तो आप नॉर्मल डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, और उसका रीजन लिख देंगे। तो देखो, ये दोष है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनना है, रेटिना से पीछे, दूर मतलब दूर बनना है, ठीक है। ये निकट स्थित वस्तु है तो यहाँ पे प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनना है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो आप इसमें क्या उत्तल लेंस लगा देंगे, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल, ठीक है। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूं, नी अ, ये ध्यान रखना, नी अ, नी का मतलब निकट, निकट में अवतल लगाते हैं, तो दूर में कौन सा लगेगा, उत्तल। आपको जस्ट अपोजिट याद रखना, ठीक है। निकट में अवतल लगता है तो दूर में कौन सा लगेगा, उत्तल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जैसे ही उत्तल लेंस लगाया गया, अवतल ऐसा होता है इस टाइप से, ठीक है, ये उत्तल है। जैसे उत्तल लेंस यहाँ पे लगा दिया गया तो प्रतिबिंब कहाँ बना, जस्ट रेटिना पे बना, रेटिना पे बना तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपको किरण आरेख बना के वहाँ पे दिखा देना, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूरा पूछा गया, ध्यान रखना। समझ गए, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उस लेंस को और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके कारण लिख देंगे, फिर आपको एक किरण आरेख बना देना है, हो गया। समझ गए, निवारण में आप ये लिख देंगे, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे मनुष्य को स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये आप छोड़ दो इसको, बस इतना आप लिखेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्लियर। तो एक लॉन्ग आपका ये कंफर्म हो गया। अगर 2 नंबर में आएगा तब भी आप बना देंगे। एमसीक्यू में आएगा कि रेटिना से पीछे प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो दूरदर्शी दोष में बनता है। समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, कौन सा, निकट वाला। अब मैंने आपको दूर क्लियर करवा दिया है, तो निकट दृष्टि दोष आप इजीली कर लेंगे। दूरदर्शी दोष अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जस्ट उसका उल्टा आपको इसमें करना है, ठीक है। निकट है तो इसका मतलब ये नहीं कि निकट की दिखाई नहीं देंगी, आपको नाम के उल्टा लिखना है। पास की वस्तु तो दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं निकट दृष्टि, इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, निवारण। निवारण में आप क्या लिखेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे उत्तल था, यहाँ पे अवतल। ट्रिक ध्यान रखना, नी अ। एग्जाम अगर आप कंफ्यूज हो तो आप नी अ लिख देना, तो मतलब निकट में अवतल है तो दूर में उत्तल होगा, ठीक है। 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है जब एक साथ क्वेश्चन आप देखते हैं। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से पहले यानी आगे बनता है, ध्यान रखना। और वहाँ पे दूर, ट्रिक याद रखना, दूर बनता है मतलब पीछे बनेगा, यहाँ पर आगे बनना है, क्लियर। उसका जस्ट उल्टा कर लेना है। कारण क्या होंगे,
वहां पर कम था, यहाँ पे वक्रता बढ़ जाना, वक्रता का क्या बढ़ जाना है, यानी फोकस दूरी कम हो जाती है, वहां पर बढ़ जाती थी, ठीक है, इसमें कम हो जाती है। एक याद करो आप, एक उल्टा याद कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। गोले का व्यास भी यहाँ पे बढ़ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। आप इतना ध्यान रखना, गोले का व्यास बढ़ जाता है। निवारण आपको बता ही दिया आपका लेंस का, है ना। अब किरण आरेख देख लेते हैं। ये देखो नेत्र लेंस है, ठीक है, ये प्रतिबिंब है। रेटिना से पहले बनना है, पहले बनना, तब भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अवतल लेंस, इस तरीके से, वहां पे था उत्तल, यहाँ पे देखो अवतल लेंस लगा दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया, ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया। ये आपको किरण आरेख वहां पर खींचना है, कब, जब लॉन्ग में क्वेश्चन आए, वहां पे क्वेश्चन में मेंशन हो कि किरण आरेख खींचिए, तब आप ये चीज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको ऐसा नहीं करना कि आप पूरा लिख के आगे 2 नंबर पर, जिससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा, बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जरा दूरदृष्टि। इसमें क्या होता है, ना ज्यादा पास का दिखता है ना ज्यादा दूर का, ठीक है, अपनी भाषा में लिख देना। इसमें ना ज्यादा पास का दिखता है ना ज्यादा दूर का। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं हम, दिफोक्सी। दिफोक्सी का मतलब होता है एक में उत्तल लेंस लग जाता है और एक आंख में अवतल लेंस। ध्यान रखना, पेपर में ऐसे पूछ लेगा कि जरा दूरदृष्टि में कौन सा लेंस यूज होता है, दिफोक्सी। ये ध्यान रखना, डेफिनेशन इतनी नहीं आती है, निकट और दूर बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, आपको बताई दी मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वर्ड विक्षेपण बहुत पूछे जाते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्ण क्रमों में विभाजित हो जाता है, मतलब अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, ध्यान रखना। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होते हैं विबग्योर, ये 7 रंग है ना, उसी को बोलते हैं, मतलब जिस पट्टी पर ये प्राप्त होंगे उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। इनका क्रम बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछ लेगा कि इसका सही क्रम बताओ, तो विबग्योर, इंग्लिश में आप ध्यान रखना विबग्योर। तो वी से वॉयलेट है, बैगनी, आई से इंडिगो, जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बैगनी और रेड से बनेंगे, ध्यान रखना, बैगनी और रेड से। जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगी तो वहां पे आपको ट्रिक बताऊंगी, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बैगनी और लाल आपको ऑप्शन में देखना है, बाकी जितने भी रंग होंगे आप उसको कट कर देंगे, जो भी आंसर होगा बैगनी और लाल में से होगा, ठीक है। आपको ट्रिक बताऊंगी तब देख लीजिएगा। एक आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। वर्ड विक्षेपण के श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहलाता है। अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना वर्ड विक्षेपण कहलाता है, ओके। ये देखो डायग्राम, प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ से, ये 7 रंगों में यहाँ पर विभाजित हो जाती है, ठीक है। इन्हीं रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो भी आपको मैंने बताया था। ये बन गया ना विबग्योर, विबग्योर हिंदी में आपको मैंने बता ही दिया, वॉयलेट, जामुनी, ठीक है। ये इंग्लिश में आप ध्यान रखना विबग्योर, ये सही क्रम है, विबग्योर नीचे से ऊपर की ओर आप ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे बनेगा विबग्योर, ओके। लॉन्ग में तभी आप डायग्राम बनाएंगे, वरना आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा बस। लॉन्ग में थोड़ा आप और डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। वर्ड विक्षेपण की घटना, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है, मतलब वो जो 7 कलर निकलते हैं ना विबग्योर, जिससे वो रेनबो बनता है, वही है, ठीक है। ये लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार रंगों के जो समूह में प्राप्त होते हैं उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये लाइन आप मत लिखना, ठीक है। तो उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम मैंने आपको अलग से भी बता दिया, तो वही कर लीजिएगा, सफिशिएंट है। तो मानव नेत्र में से आपको इतना याद करना है, दोष वाले क्वेश्चन, वर्ड विक्षेपण, स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इस लीजिएगा, इसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। ये लेसन 3 है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वाला। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में जो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, ठीक है, वो इस चैप्टर से 100% पूछे जाते हैं। वो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर की प्लेस पर जाके कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। अगर आपको अलग अलग चैप्टर के सीखने हैं तो प्लेस पर जाके कर लीजिएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही 2 वीडियो और प्रोवाइड करवाए हैं न्यूमेरिकल के, वो देख लीजिएगा, ठीक है, आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको मिक्स करा दूंगी सारे चैप्टर का एक साथ, तो वो देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको मात्रक अच्छे से याद रखने हैं। मात्रक आपको जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको करते करते वो मात्रक याद हो जाएंगे, पूछ जाते हैं, ठीक है।
पूछ लेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से लिखते हैं, आप लिखेंगे इसे आई से लिखते हैं। ठीक है, ये अदिश राशि है। पूछ लेगा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब दिशा नहीं है इसमें। इसका मात्रक एम्पियर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, मतलब आप करेंगे तो उसमें यूज होगा ये। तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से लिखते हैं। और आई बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना Q अपॉन टी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो आप फॉर्मूला जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तब उसमें यूज होगा। समझ गए। अमीटर से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अमीटर से आपको इतना याद करना है, पेपर में आएगा कि धारा को किस यंत्र से मापते हैं या धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो आप रखेंगे अमीटर। तो आप क्या लिखेंगे उसका आंसर, अमीटर। ठीक है, धारा को किससे मापते हैं, अमीटर से। और इसे परपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इससे दो ही क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। अमीटर क्या है, तो आप लिखेंगे धारा मापने का यंत्र है। और इसे परपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में। दो क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखने हैं। वोल्ट मीटर इसका जस्ट अपोजिट कर दो। वोल्ट मीटर क्या है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। पेपर में आया कि वोल्ट मीटर क्या है, तो विभवांतर को मापने का यंत्र है। या पूछ लेगा विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से। इसको किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ठीक है, इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मीटर को श्रेणी क्रम में। तो ये आपसे ऐसे ही 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक डेफिनेशन आपको ये वाली याद करनी है, विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध ही उस पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता रो, इसे रो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो के बराबर होता है। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, रो बराबर क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल। इसका आपको न्यूमेरिकल भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर। इसका मात्रक क्या है, ओम मीटर। मीटर का मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ध्यान रखना। ठीक है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। समय का मात्रक सेकंड, ये ध्यान रखना आप। ताप का प्रभाव इस पे क्या पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर इसका मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओम का नियम, ओम्स लॉ बहुत पूछा आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर नॉर्मल पूछे ओम का नियम किसे कहते हो तो आप इतना लिखेंगे। अगर ओम के नियम का सत्यापन कराएगा तो आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, तब आप लॉन्ग में करेंगे। ठीक है, अगर चॉइस में न्यूमेरिकल आ रहा होगा तो आप इजीली वो कर लेंगे। न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, तो वो कर लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आप थ्योरी में लिखेंगे तो आप कुछ नंबर तो आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल में क्या होता है, अगर गलत है तो पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ठीक है, चालक का पदार्थ व ताप अपवर्तित रहे, मतलब बदले ना, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इनके नियम के अनुसार क्या होता है, जो भौतिक अवस्था होती है, लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ, ताप, ये अपवर्तित रहते हैं, बदलते नहीं है। बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो V अपॉन आई इक्वल टू आर। इसके न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी तो वहां पे ये यूज होगा। ठीक है, तो इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। एक बनता है I इज इक्वल टू V अपॉन आर। और एक बनेगा R निकालेंगे तो I पहुंच जाएगा नीचे। तो ये तीनों ओम के नियम का पालन करते हैं। MCQ में पूछ लेगा कि कौन सा सूत्र है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो ये तीनों तो करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से सिखाया, बनाना कैसे बनाते हैं। हमेशा बगल वाला, जैसे ये आई निकाले तो आर नीचे जाएगा, आर निकालोगे तो आई नीचे जाएगा। ठीक है, जब आप सम्स करेंगे तो वहां देखिएगा आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक याद कर लो, उससे आपको याद हो जाएगा। आर यहाँ पे क्या है, आर, आर को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आर को रेसिस्टेंस, ठीक है, आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसका मात्रक ओम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम केवल धातु चालकों और मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। MCQ पूछ लेगा कौन सी धातुओं के लिए ओम का नियम सत्य है, तो धातु चालक और मिश्र धातु चालक के लिए। ये तो हुआ 3 नंबर में। ठीक है, अगर वो लॉन्ग में पूछेगा ओम के नियम का सत्यापन करो, तो आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। थ्योरेटिकल्स में क्या होता है, आपको टाइम लगता है लिखने में। न्यूमेरिकल में क्या होता है, इजीली आपने फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया, तो उसमें ये फायदा होता है। इसको लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे, ओम के नियम का केवल धातु चालकों और मिश्र धातु चालकों के लिए सत्य, आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है,
इसमें इस प्रयोग के लिए यूरेका अथवा मैग्नीन का एक प्रतिरोध तार लेते हैं। एक याद रखो, आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे। यूरेका याद कर लो, ठीक है। यूरेका का एक प्रतिरोध तार लेते हैं। फिर इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी, धारा नियंत्रक, अमीटर और कुंजी जोड़ देते हैं, ठीक है। एक वोल्ट मीटर प्रतिरोध तार के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर, एक कुंजी, ठीक है। अभी आपको मैं डायग्राम दिखा दूंगी। पर्वत में कुंजी लगाते ही धारा बहने लगती है, ठीक है। धारा आई का मान अमीटर से प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप धारा को किससे मापते हैं? मीटर से। धारा के मान को किससे पढ़ेंगे? मीटर से। और विभवांतर को किससे पढ़ लेते हैं? वोल्ट मीटर से। समझ गए? अब धारा नियंत्रक की सहायता से पर्वत में धारा को बदल बदल कर, ठीक है, धारा को ऊपर नीचे मतलब चेंज कर करके धारा आई और बी के मान को पढ़ते जाते हैं, ठीक है, पढ़ते जाते हैं। उसके बाद उसे सारणी में हम लिख लेते हैं, उन्हें एक सारणी में लिख लेते हैं। प्रत्येक प्रेक्षण से मतलब जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको बी और मतलब विभवांतर और आई का अनुपात समान प्राप्त होता है। जितनी बार भी निकालेंगे तो वी और आई का जो अनुपात होगा वो समान होगा। कांस्टेंट आपको बताया भी था, वी आई अपॉन क्या होता है? बी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। तो समान प्राप्त होता है, जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। यही तो आपको पता है कि वी अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। और लिखना चाहो तो ये लिख दीजिएगा, V मतलब विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचने पर ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस ग्राफ से भी ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ। अब जो मैंने आपको सुनाया था इसमें देखो वही है। क्या लेते हैं? एक यूरेका का प्रतिरोध तार लेते हैं, ठीक है। इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी, ये रहा, ठीक है, एक धारा नियंत्रक, ये रहा, एक अमीटर, ये रहा, और कुंजी, ये सब जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर से विभवांतर को पढ़ लेते हैं और धारा के मान को अमीटर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। और कुंजी लगाते ही धारा बहने, जैसे हम कुंजी लगाएंगे तो क्या होता है? धारा बहने लगती है, ठीक है। उसके बाद आई और बी के मान को हम पढ़ते जाते हैं और पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष हमें निकलता है, मतलब पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है कि वी और आई का मान हमेशा बार बार धारा का मान जब बदलते हैं तो बराबर आता है, कांस्टेंट आता है। इससे प्रूफ हो जाता है, मतलब इससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है, ठीक है। और ये देखो दूसरा, ये रहा। इस तरीके से जब ग्राफ बनाते हैं तो वो सीधी रेखा में प्राप्त होता है, बराबर मान आता है हर बार। तो इससे भी ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। समझ गए? ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर देना है। तो विद्युत वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। उसमें आपको ओम का नियम, विद्युत धारा का मात्रक, सारे मात्रक याद करने, परिभाषा याद करनी, इतना कर लीजिए। बाकी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके, ठीक है, वो आपको कर लेने हैं। वैसे मैं करवा चुकी हूँ, रिवीजन आपको फिर से करवा दूंगी। ये लेसन 12 है, वैसे हम पूरा सेपरेट देखेंगे तो ये लेसन 4 है फिजिक्स का, ठीक है। लास्ट वाला चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, 4 ही चैप्टर है, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आते हैं, बहुत सिंपल है। साइन और कॉस की आपको वैल्यू याद करनी है, ठीक है। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, फिर से आपको रिवीजन में करवा दूंगी, बार बार बोल रही हूँ, जिससे इस चैप्टर से आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ओम का नियम तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो उसके परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना चारों ओर, ठीक है। कोई चालक है, कोई तार हमने ले लिया, ठीक है। जब उसमें जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं आई, तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर? समझ गए? जब किसी चालक या तार में, ठीक है, विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जो कि चैप्टर है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। समझ गए? ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। धारावाही परिनालिका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? धारावाही परिनालिका अथवा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ पे आप जहाँ पे परितः लिखा है यहाँ पे लिखना चारों ओर, वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, ठीक है। चारों ओर किसका अनुभव किया जा सके? चुंबक का, तो वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? ये पूछा था, तो आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव को रखने पर, चुंबक देखो, चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल की बात हो रही है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, NS होता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है
उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे v से लिखते हैं। आप क्या लिखेंगे? इसे v से लिखते हैं। इसका मात्रक टेस्ला होता है यानी t, गॉस भी होता है, ठीक है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। मैं आपको जब एमसीक्यू करवाऊंगी तो वहां पे भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। वीवर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो कितने फॉर्मूले हो गए? 4 हो गए। टेस्ला, गॉस, वीवर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है केवल वेबर। कितना होता है? वेबर। जब आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? इनके गुण लिखिए। या फिर आ जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनके गुण लिखिए। एक ही बात है, चुंबकीय बल रेखाएं और क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन आपको 11th-12th में भी आगे मिलेगा, तो आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? ये वे वक्राकार पथ हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। इनके गुण, एक तो सबसे मेन का जो गुण है, ये आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, परस्पर लंबवत होती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। एक गुण आपको ये ध्यान रखना है, एक गुण आपको ये याद रखना है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला गुण, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा गया है। ये रेखाएं जहां घनी होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, ठीक है। जहां दूर दूर होती हैं, विरल होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। इनका पॉइंट ये ध्यान रखना, ठीक है। जहां पर ये पास पास होती हैं ये रेखाएं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी v बहुत अधिक होती है। जहां पर ये विरल मतलब दूर दूर होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। और ये रेखा आपस में एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो ही गुण पूछे आते, 3 कर लीजिएगा। ये रेखा एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। सफिशिएंट है इतना। ये 2 नियम आपको और याद करने हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। लास्ट में मैंने आपको करवाया था, वही है ये। क्वेश्चन आता है, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? उस नियम को स्पष्ट कीजिए। या तो ऐसे बोल देगा, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, उस नियम को लिखो। डायरेक्ट आपको नाम नहीं देगा, तो आप ध्यान रखना वो कौन सा नियम है, दाएं हाथ का, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। डायरेक्ट पूछेगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखे तो आप तो लिख ही देंगे, दाया मतलब राइट हैंड, ठीक है। और ऐसे पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, उस नियम को लिखिए, तब भी आपको ध्यान रखना दाएं हाथ के, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। पेपर में घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, तो बच्चों को याद होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो वो घूम जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा गया कि प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, ठीक है। यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें, तब अंगूठा तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखा की दिशा प्रदर्शित करेंगी। अभी आपको डायग्राम में समझा दूंगी। जो अंगूठा होगा वो तार में धारा बहने वाली, जो अंगूठा होता है तार में बहने वाली धारा की दिशा, और जो उंगलियां मुड़ी हुई होती है ना, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करेंगी। तो ये नियम कहलाता है दाएं हाथ का नियम, ठीक है। डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, आप बुक में देख लेना, इसलिए आपको दिख जाएगा। ये अंगूठा है ऊपर की ओर, ये धारा की दिशा बताएगा। और जो मुड़ी हुई उंगलियां है ना, ये मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं, ये क्या बताएंगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएंगी, ठीक है। समझ गए? जो अंगूठा है ना ऊपर देखो, धारा की दिशा बताता है, ठीक है। और जो मुड़ी हुई उंगलियां है ना, और जो ये मुड़ी हुई उंगलियां है ना, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएंगी। यही है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी राइट हैंड रूल, ठीक है। तो यही है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? अब देख लेते हैं बाएं हाथ का। या तो वाम हस्त बोल दे तो तब भी वो बायां हाथ के बोल रहा है, ठीक है। अगर बाम हस्त बोलेगा तब भी आपको ध्यान रखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यहाँ पे नियम है, ठीक है। या ये बोल देगा चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम को बताइए। चुंबकीय बल की दिशा तो किससे ज्ञात करते हैं? चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। और प्रेरित धारा की दिशा बोलना, अगर प्रेरित धारा की दिशा बोलेगा तो आपको दाएं हाथ का लिखना है। चुंबकीय बल की दिशा बोलेगा तो आपको बाएं हाथ, ठीक है, तो आपको बाएं हाथ का लिखना है। समझ गए? क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, इस टाइप से भी पूछा गया है, ठीक है। सचित्र बोलेगा, डायग्राम अगर बोलेगा तब ही आप बनाएंगे, अगर नहीं बोलता तो मत बनाना, ठीक है।
अब बाम हस्त बोल दे या फिर बायां बोल दे, बात एक ही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, ठीक करते हैं ना। और प्रेरित धारा की दिशा बोलेगा तो वो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से करते हैं, ठीक है। अब नियम आप क्या लिखेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों परस्पर लंबवत हों, ठीक है, क्लियर हुआ। यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों परस्पर लंबवत हों, तब क्या होगा, अंगूठे के पास वाली उंगली जो होगी तर्जनी उंगली, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, ठीक है। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। पास वाली उंगली जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और जो दूसरी बीच वाली उंगली होती है मध्यमा, वो धारा की दिशा बताती है, विद्युत धारा की, ठीक है। और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। वही तो हम बल की दिशा ज्ञात करते हैं इस नियम से, क्लियर। जो अंगूठे के पास वाली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी बी, बीच वाली उंगली धारा बताती है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, ठीक है। ठीक है, दाएं हाथ में क्या बता रहा था अंगूठा, धारा की दिशा बताता है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी है, आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। अब डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, अंगूठा बल की दिशा बता रहा है, तीनों उंगलियां इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा बल की दिशा बता रहा है, इसके पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब बी बता रही है, और बीच वाली मध्यमा उंगली क्या बताती है, धारा। आप बुक में देखें ना, आप बुक में देखना तो इजीली आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। तो बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताती है, ठीक है। तो यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओके, समझ गए आप, तो कर लीजिएगा। तो लास्ट के मैंने तीनों चैप्टर पूरे कवर करवा दिए। एक चैप्टर मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, क्लास 10th साइंस 2023-24 के नाम से प्लेस बनी हुई, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा, और जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया वो भी आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। वीडियो लॉन्ग थोड़ा जरूर हो गया, पर आपके तीनों चैप्टर मैंने पूरे, इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एमसीक्यू के वीडियो मिलेंगे और एक न्यूमेरिकल का वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, ठीक है, प्लीज़, मैं बार बार बोलती हूँ, तो लाइक शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।